तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो मॉडल क्वेश्चन जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है कल, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो जैक बोर्ड है उसमें क्लास 9th का जो मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जैक बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन है, क्लास 9th का है, सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। और आपका टोटल जो 40 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 40 नंबर होगा। और आपको समय 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा, आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। देख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन है जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आप देख सकते हैं 2023-24 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन की संख्या टोटल आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। और आपका प्रश्न, सभी प्रश्नों का आंसर देना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक है। सभी कोई भी क्वेश्चन बनाए सबके लिए 1 अंक आपका दिया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प रहेगा, आपको जो सही रहेगा उसको वो सही करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों। अब चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो जल भाग तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। जो जल का भाग होता है वो तीनों तरफ से स्थल से घिरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। नदी कहते हैं, या खाड़ी कहते हैं, या झील कहते हैं, या सागर कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाड़ी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। झारखंड का पड़ोसी राज्य आपको बताना है। तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपको दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको जो सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है उसको बताना है। आपको ऑप्शन ए दिया गया है हिमालय का नंदा देवी, उत्तरी मैदान खादर, भारतीय मरुस्थल बरखान और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सरकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सरकार। यह मैच नहीं कर रहा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सबसे संघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय मरुस्थल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी मैदान दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं। कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। आपको कथन दिया गया है, देख सकते हैं कथन दिया गया है गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, एक कथन और एक कारण दिया गया है। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने में से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो आपको एक कथन और कारण दिया गया है आपको, और ऑप्शन देखिए किस तरह का दिया गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं केवल कथन सही है, कारण और कथन दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है, या कथन और कारण दोनों सही है। तो आपको जो कथन और कारण दिया गया है उसको पढ़ के बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कथन और कारण दोनों सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में जो भारत देश है उसमें नदियों का महत्व किसमें है। सिंचाई में है, या नौचालन में, या जल विद्युत में, या उपरोक्त सभी में। तो जो जल का महत्व है वो सभी क्षेत्रों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। ऑप्शन दिया गया है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या शरद ऋतु। जो भारत में जो आगमन होता है मानसून का, उसके साथ में दोस्तों वर्षा होने लगता है, वर्षा ऋतु शुरू होता है हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा ऋतु। मानसून के साथ में वर्षा ऋतु का शुरुआत होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह किस तरह के वन पाए जाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह का वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और कटीले वन तथा झाड़ियाँ और उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। जो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। जनसंख्या का संरचना कहते हैं, या जनसंख्या अनुपात कहते हैं, या लिंग अनुपात कहते हैं, या आयु संरचना कहते हैं। तो इसको हम लोग लिंग का अनुपात कहते हैं। बस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन जन्मदार का सही अर्थ है। जन्मदार का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन डी है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है। तो आपको जो क्वेश्चन में जन्म दर बताना है, तो जन्म दर के लिए जो
जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है क्योंकि वो जन्म दर बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखते हैं, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। जो देश होता है उसका कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार दोस्तों किसको होता है वो बताना है। राष्ट्रपति को होता है या प्रधानमंत्री को होता है या संसद को होता है या सर्वोच्च न्यायालय को होता है। तो जो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है, तो अब सही आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का कब खत्म हुआ। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका उसमें रंगभेद नीति चल रहा था, वो कब खत्म हुआ वो बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन बी है 26 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन सी है 26 जून 1989 को, और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1994 को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका से जो रंगभेद की नीति है वो खत्म हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 को। आपको देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, देख सकते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन, यह परिभाषा किसने दी है। तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया है, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट या महात्मा गांधी या वुड्रो विल्सन। तो ये जो कथन है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन दोस्तों अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा का पहला बैठक वो बताना है, दिसंबर 1946 में, दिसंबर जुलाई 1946 में, नवंबर 1949 में या दिसंबर 1949 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो संविधान सभा का बैठक हुआ था पहली बैठक वो दिसंबर 1946 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। देख सकते हैं आप लोगों को लोकसभा चुनाव बोला, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकसभा है कि राज्यसभा है। ऑप्शन दिया गया है 541, ऑप्शन बी है 543, ऑप्शन सी है 241 और ऑप्शन डी है 243। तो जो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को दोस्तों 543 सीटों में बांटा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 543। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो हमारा जो मौलिक अधिकार की संख्या है वो 6 होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा को बताना है। ऑप्शन दिया गया है जिलाधीश, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय का सचिव, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है पुलिस महानिदेशक दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृह मंत्री, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृह मंत्री। आगे हम उसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। जो सरकारी कोई काम हो रहा है तो उसको कोई विवाद हो गया सरकारी निर्णय मतलब, तो उसको सबसे जो निपटारा कौन करता है। आपको ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इस तरह का जो विवाद होने लगता है तो उसका जो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, देख सकते हैं, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबों हटाओ का नारा दिया था। देख सकते हैं नारा आपको क्या है, गरीबों हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है एन टी रामाराव। तो ये जो नारा दोस्तों, ये नारा हटाओ किसके द्वारा दिया गया था, तो ये इंदिरा गांधी को दिया, इंदिरा गांधी को दिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। जो केंद्र सरकार है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है। तो जो केंद्र सरकार है उसका जो प्रमुख होता है, सबसे जो प्रमुख होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाते हैं। खरीफ फसल बोलते हैं या बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं या फसल चक्र बोलते हैं या रबी फसल बोलते हैं। तो जो एक साल में अगर एक ही जगह में एक से ज़्यादा फसल पैदा कर रहे हैं तो उसको हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुविध फसल प्रणाली। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित कथन में से पालमपुर के सदर में कौन सा कथन सत्य है। आपको कुछ कथन दिया गया है पालमपुर के सदर में, तो आपको बताना है कौन सा आपको सत्य लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया है, पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन सी है, पालमपुर के आसपास के गाँवों और कस्बों में से
भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी है पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपका कौन सा सही लग रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख सकते हैं, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? ऑप्शन ए दिया गया शिक्षा पर निवेश किया, ऑप्शन बी है परिवहन पर निवेश किया, ऑप्शन सी है कृषि पर निवेश किया और ऑप्शन डी है खनन पर निवेश किया। तो जो है देश दोस्तों जापान से देश अपना देश को विकास करने के लिए शिक्षा पर निवेश किया। पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा पर निवेश किया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है खनन और ऑप्शन सी है पर्यटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खनन। खनन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की कार्यान्वयन की है? ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी है सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है स्कूल लौटो शिविर, ऑप्शन डी है दोपहर के भोजन की व्यवस्था। तो जो है उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत की। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोपहर के भोजन की योजना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य से निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? ऑप्शन दिया है पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। तो 27 की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो आपको ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी 1400 कैलोरी, ऑप्शन सी 2500 कैलोरी और ऑप्शन डी 3400 कैलोरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सबसे पहला आंसर हो जाएगा और 2400 कैलोरी होता है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2400 कैलोरी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बम्पर स्टॉक बनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो ये है दोस्तों, ये बनाया जाता है भारतीय खाद्य निगम। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, सरकार द्वारा समाज के गरीबों वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। यह कीमत को क्या कहते हैं? निर्गत कीमत कहते हैं, न्यूनतम समर्पित कीमत कहते हैं, या बाजार कीमत कहते हैं, या राशन कार्ड कीमत कहते हैं? तो इसको हम लोग निर्गत कीमत कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्गम कीमत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? मोंटेस्क्यू है या एजेल्स है या रूसो या प्लेटो है? तो इस जो किताब का दिया गया है दोस्तों, इसका रचनाकार है मोंटेस्क्यू। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका किसका शासन था? जो फ्रांस क्रांति हुआ था उसमें फ्रांस पर किसका शासन था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है मुसोलिनी, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुइस सोलोवा और ऑप्शन डी है लुई बारवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लुइस सोलोवा। ठीक है ना दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा लुइस सोलोवा। उसमें लुइस सोलोवा का जो फ्रांस पर शासन था, जो फ्रांस क्रांति हो रहा था उसमें। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को, नवंबर के अपराधी कौन है? सम्राट समर्थक था, हिटलर समर्थक है, या वाइमर गणराज्य समर्थक, या लुई बारवा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो वाइमर गणराज्य के समर्थक था वही लोग थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है, या शिविर कहलाता है, या संलापगिरी कहलाता है, युद्ध कहलाता है, युद्धगिरी कहलाता है? तो जो किसी समुदाय को अगर आप उस समुदाय से अलग रखिएगा तो उसको हम लोग घेटो कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेटो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 से देख सकते हैं, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? फोस्टर था, या रंगनाथ था, या ब्रेडिस था, या क्लार्क था?
तो जो भारत का प्रमुख प्रमुख वन महानिदेशक था वह ब्रैंडिस था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रैंडिस। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख सकते हैं। झूम की खेती को अन्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत फेमस खेती है दोस्तों ये, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है गुबंतु खेती, ऑप्शन बी है पहाड़ी खेती, ऑप्शन सी है अस्थायी खेती, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है सीढ़ीदार खेती। तो जो झूम का खेती होता है उसको हम लोग घुमंतु खेती के नाम से जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घुमंतु खेती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया हम 1857 में, 1864 में, 1874 में या 1854 में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं आपका 1864 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1864। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति देख सकते हैं 1789 में, 1786 में, 1784 में या 1700 में। तो जो फ्रांस क्रांति हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1939 को। औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? 1879 में, 1871 में, 1859 में या 1854 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए औपनिवेशिक सरकार जो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में लागू किया था, पारित किया था। तब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1871। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 40 है रूस की क्रांति में हुआ था ना। रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुआ था या 1921 में या 1922 में या 1924 में। तो जो रूस का क्रांति हुआ था दोस्तों वो 1917 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917 में। तो इस तरह से हमने जो क्लास 9 का जैक बोर्ड की तरफ से ये मॉडल क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा। इसमें वो 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। तो आपको 40 में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही किया आपका उसमें कमेंट कर बताएं आप कितना क्वेश्चन 40 में से सही किए दोस्तों। और ऐसे ही आपको जो सारा सब्जेक्ट का हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा आपका मॉडल क्वेश्चन जैक बोर्ड की तरफ से जो भी अपलोड किया गया है, और आपका पूरा एग्जाम तक हमारे चैनल के माध्यम से वो तैयारी कराई जाएगा। तो ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी एग्जाम तक आपको बहुत सारा मदद मिलेगा हमारे चैनल से। तो ठीक है।